नमस्कार। मैं रणवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी परंपरागत है। जैसे वहाँ संसदीय शासन प्रणाली परंपरागत है, वैसे ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी परंपरागत है। वस्तुतः सन 1660 में प्रिवी काउंसिल से बनाई गई छोटी समिति ही मंत्रिमंडल का प्रारंभिक स्वरूप थी। कवाल नामक ये संस्था 5 सदस्यों के नाम के प्रारंभिक अक्षरों की परिचायक थी। कालांतर में सन 1937 में मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं: सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। नंबर 2, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठता। नंबर 3, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। नंबर 4, मंत्रिमंडल के निर्णयों की गोपनीयता। नंबर 5, मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता। नंबर 6, मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। वास्तव में मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिपरिषद कई श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल केवल उच्च स्तरीय अर्थात कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है। इसका मंत्रिमंडल एक भाग होता है। इसके अतिरिक्त पद, स्तर, वेतन, कार्य एवं शक्तियों में भी भेद रहता है। भारत की भांति ब्रिटेन में भी मंत्रिमंडल ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद की तरह कार्य करने लग गया है। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री विभागीय या गैर विभागीय, संसदीय सचिव, जूनियर लॉर्ड और संसदीय निजी सचिव इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सन 1937 के अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडल में निम्नलिखित मंत्री सम्मिलित किए गए थे: प्रधानमंत्री राजकोष का प्रथम लॉर्ड, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इसको वित्त मंत्री कहते हैं, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, वायुसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि एवं मत्स्य विभाग का सचिव, स्वास्थ्य मंत्री, यातायात मंत्री, श्रम मंत्री, लॉर्ड प्रिवी काउंसिल, पोस्ट मास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्क्स एंड पेंशन, समन्वय मंत्री। जून 2001 में टोनी ब्लेयर सरकार द्वारा गठित कैबिनेट में निम्नलिखित मंत्री सम्मिलित थे: प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री समेत 18 मंत्री उस समय 24 मंत्री उस समय सम्मिलित थे। लेकिन मंत्रियों की संख्या कम और ज़्यादा समय के हिसाब से प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की जाती है। कई बार एक मंत्री को कई विभागों का दायित्व दे दिया जाता है, इसलिए मंत्रियों की संख्या कभी निश्चित नहीं रहती है। लेकिन ये मुख्य मंत्री हैं: लॉर्ड्स मुख्य सचेतक, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद में प्राय 50 से 80 तक सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद की संपूर्ण बैठक कभी ही होती है। प्राय सप्ताह में 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं। कार्यपालिका से संबंधित कार्य मंत्रिमंडल ही संपादित करता है। सरकारी नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्वयन, प्रशासन पर नियंत्रण, समन्वय की स्थापना, विधायी कार्यों का निष्पादन, बजट का निर्माण तथा क्रियान्वयन, उच्च पदों पर नियुक्ति तथा सम्राट के समस्त कार्य मंत्रिमंडल ही पूरे करता है। इसलिए लाउस्की का कहना है, संसद नहीं वरन मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता है। इसी प्रकार रैमजे मेयर ने मंत्रिमंडल को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग नाम दिया है। वस्तुतः संसदीय शासन व्यवस्था प्रणालियों में मंत्रिमंडल की भूमिका वास्तविक कार्यपालिका रूप में सर्वोच्च शासक की बनी रहती है। मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता देने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यरत है। मंत्रिमंडल के कार्यों को संपादित करने हेतु कई प्रकार की समितियां भी बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री प्रकार अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति की स्थिति है, उसी प्रकार संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वोच्च शासक होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति शक्तिशाली पदस्थिति प्राप्त है। यद्यपि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री जैसी संस्थाएं बहुत प्राचीन हैं, किंतु आधुनिक संसदीय प्रणाली का अनुरूप सन 1721 में नियुक्त सर रॉबर्ट वालपोल को प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है। जब सम्राट जॉर्ज प्रथम ने कैबिनेट की बैठकों में आना बंद किया, तब से कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री पद बना। यद्यपि भारत की तरह ब्रिटेन में भी सामान्यतः उप प्रधानमंत्री पद सृजित नहीं है, किंतु कभी कभी उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। योग्यताएं: ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं की है तथा अग्रांकित परंपराएं निभाई जाती हैं। उसे लोक सदन में बहुमत वाले राजनीतिक दल का नेता होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन स्वस्थापित परंपरा यही है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य
होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं हुए तो 6 माह में सदस्यता मिलनी आवश्यक है। यही शर्त मंत्रिमंडल के सदस्यों पर लागू होती है। नंबर 2, उसकी छवि जनसाधारण के बीच लोकप्रिय एवं विश्वसनीय होनी चाहिए। नंबर 3, यदि कोई सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के कारण त्यागपत्र देता है तो विपक्षी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद का अवसर मिलता है, यदि सदन में उसका बहुमत हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी सम्राट ही करते हैं। पद मुक्ति, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। नए आम चुनावों के पश्चात नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। लोक सदन में प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने अथवा विश्वास मत में हार हो जाने पर प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के कार्य, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्य अत्यंत गंभीर तथा व्यापक हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली होने के कारण वह वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है। संसद देश तथा मंत्रिमंडल के भीतर एवं बाहर दोनों स्थितियों में आकर्षण का मुख्य बिंदु होता है। सर आइवर जेनिंग्स ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संपूर्ण प्रधान की आधारशिला माना है, उसे समकक्षों में अग्रणी माना है अथवा समान पदों वाले सहयोगियों को प्रमुख माना है भी जाता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य संपादित करता है: अपने राजनीतिक दल के वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श करके संतुलित मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। नंबर 2, सम्राट को मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश करना। नंबर 3, सम्राट को ऐसी सहायता प्रदान करना ताकि वो संवैधानिक कार्यपालिका की भूमिका निभा सके। नंबर 4, मंत्रिपरिषद की बैठकों में अध्यक्षता करना तथा शासन संचालन के लिए निर्णय लेना। नंबर 5, संसद के सत्र बुलाने, उन्हें स्थगित करने तथा लोक सदन को भंग करने की सिफारिश सम्राट से करना। नंबर 6, शासकीय नीतियों, कानूनों और नियमों का निर्माण करना। नंबर 7, संसद में सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, निर्णयों से सदस्यों को अवगत कराना। नंबर 8, सरकार के कार्यक्रम के विरुद्ध उठने वाली आपत्तियों एवं प्रश्नों के उत्तर देना। नंबर 9, प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नियंत्रित करना। नंबर 10, विभिन्न विभागों, संगठनों तथा संस्थाओं के मध्य समन्वय करना। नंबर 11, ब्रिटेन एवं संबंधित क्षेत्र का बजट निर्मित करना, क्रियान्वित कराना तथा वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। नंबर 12, विदेश नीति का निर्माण एवं उसकी अनुपालना करवाना। नंबर 13, राष्ट्र के समग्र विकास तथा आपदा नियंत्रण के लिए सार्थक प्रयास करना। नंबर 14, जनसाधारण, लोक प्रशासन, मित्र राष्ट्रों, राजनीतिक सहयोगियों की समस्याओं को जानना एवं समाधान करना। नंबर 15, उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत, वार्ता, संधि करना तथा ब्रिटिश सरकार का पक्ष स्पष्ट करना। विकासशील राष्ट्रों की सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के साथ समन्वय करना। नंबर 17, मंत्रिमंडल एवं सम्राट के मध्य कड़ी का कार्य करना। नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना। नंबर 19, लोकसभा में कुशलता, प्रशासनिक सुधार तथा उत्तरदायित्व भावना विकसित करने हेतु नीतियाँ एवं नियम बनाना। नंबर 20, प्रशासनिक सुधार में पारदर्शिता, क्रम में तत्परता से प्रयास करना तथा संसद को सूचित करना। वस्तुतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यों की सूची उतनी ही लंबी है जितने की कार्यपालिका के कार्य हैं। ब्रिटेन में इस पद को सर रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड जॉर्ज, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर तथा जॉन मेजर जैसे प्रधानमंत्रियों ने नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इस संबंध सिडनी लॉ का कहना है, संसद में निश्चित बहुमत के रहते ब्रिटेन का प्रधान वो सब कर सकता है जिसको जर्मनी का सम्राट और अमेरिका राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह कानूनों में परिवर्तन कर सकता है, करारोपण कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है और वह राज्य की सभी शक्तियों का निर्देशन कर सकता है। इस प्रकार 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी व्हाइट हाउस की तरह विश्व की उत्सुकता का एक केंद्र बना रहता है। धन्यवाद।